हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीए फाइनल ग्रुप 1 पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस से रिलेटेड एमटीपी 2 कह लीजिए, मॉक टेस्ट पेपर 2, राइट। ऑब्वियसली मई 2022 के एग्जाम के लिए। इससे पहले एमटीपी 1 आरटीपी वगैरह हम सब डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले डिवीजन ए में हमें दो केस स्टडीज नजर आती हैं। केस स्टडी नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो ये केस स्टडी फॉरेन कंपनी के ऊपर है, जिसके ऊपर हम चैप्टर 22 में पढ़ते हैं, और ये 5 सेक्शनों के ऊपर है, सेक्शन 380 से लेकर 384 तक। इंस्टीट्यूट की जो आप बुकलेट देखते हैं जो कि केस स्टडीज के ऊपर आती है, उसमें से ही ये उन्होंने बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके दे रखी है। उसमें से मैं कहूं ये 36 नंबर की केस स्टडी है। लेट्स डिस्कस इट। कहता आप एक इंटरनेशनल कह लीजिए बिजनेस है, फ्रांस से है, परफ्यूम इंडस्ट्री में है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कुछ लग्जरी आइटम में लिखा हुआ है। कहता इनका काफी अच्छा नेटवर्क है, 25 कंट्री में सामान बेच रहे हैं, काफी सक्सेसफुल है बाहर कहीं ये वो। अब ये पहला भारत में अपना आउटलेट खोल रहे हैं मुंबई में। लगभग 5 करोड़ रुपए लगाते हुए रत्नेश शाह इनके सीएस यहां पे नियुक्त किए गए हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ रत्नेश शाह सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, आरओसी को देने पड़ते हैं, जो कि आप पढ़ते हो सेक्शन 380 में, आरओसी न्यू दिल्ली को देने पड़ते हैं। इसमें सर्टिफाइड कॉपी है चार्टर की, कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट, डायरेक्टर, सेक्रेटरी वगैरह की, और 2 आदमियों के भी नाम है जो भारत में रेजिडेंट है, जो ऑथराइज्ड है आपके बिहाफ पे एक्सेप्ट करने के लिए नोटिस वगैरह, जो कि हम पढ़ते हैं, 2 लोग बताने पड़ते हैं अंडर सेक्शन 383। देन आपने पूरी डिक्लेरेशन दी है कि हमारा कोई भी डायरेक्टर वगैरह या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आज तक कन्विक्ट या डिबार नहीं हुआ, जो कि एक रिक्वायरमेंट है सेक्शन 380 में, राइट। अब होता क्या है, आपका जो चार्टर है या कॉन्स्टिट्यूशन मेमोरेंडम कह लीजिए, वो फ्रेंच लैंग्वेज में है, ट्रांसलेट भी आपने इंग्लिश में कर दिया, जो कि करना पड़ता है। और आपके कोई ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया अर्लियर ओकेजन ये बताना पड़ता है, आपने नील लिख दिया क्योंकि इससे पहले नहीं थे। आपने एक साइन बोर्ड भी लगाया जिसमें आपने कंपनी का नाम लिख के दिया है, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लिख के दिया है, लेकिन ये आपने फ्रेंच एंड मराठी में लिखा है, इंग्लिश में नहीं है, जो कि हम 382 में देखते हैं इंग्लिश में भी होना जरूरी है, इंग्लिश प्लस लोकल लैंग्वेज में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास फाइल किए गए हैं सीएस के द्वारा। कहते हैं ये ऑब्लिगेटरी है ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी कि भाई साहब हर कैलेंडर ईयर में आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस की बनानी होती हैं। ऑब्वियसली यही कोट करता है सेक्शन 381 अकाउंट से रिलेटेड कैलेंडर ईयर के हिसाब से। और कहता है आपने एनुअल रिटर्न भी फाइल की है, जो कि हम जानते हैं कि एनुअल रिटर्न विद इन 60 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 384 में। एज पर द प्लान्स आप 10 आउटलेट और खोलना चाहते हैं। अब एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है। पहला कहता है अकॉर्डिंग टू द केस सिनारियो, आप फ्रांस की कंपनी है, भारत में बिजनेस खोले हैं, साइन बोर्ड पे नाम भी लिखा है, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लिखा है, फ्रेंच एंड मराठी, तो ऑब्वियसली आपको यहां इंग्लिश में होना जरूरी था। तो आपसे पूछा करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस बताइए, तो हमें इंग्लिश भी चाहिए। तो अगर हम इंग्लिश देखते हैं तो हमें ये नजर आता है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, जो कि हम क्लियरली पढ़ के आते हैं। मैंने रीजन दे रखा है सेक्शन 382 के साथ प्रॉपर आपके लिए लिख के कि भाई सेक्शन कौन सा लगना चाहिए। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है बताइए, कहता कितने समय के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं आरओसी के पास। तो देखिए अंडर सेक्शन 380 पढ़ते हैं हम, 30 दिन के अंदर फाइल करने होते हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे 30 दिन की, आपको ऑप्शन नंबर बी नजर आ रही है, राइट। So option number B, as I said, section 380. अगला प्रश्न कहता यह आपके लिए ऑब्लिगेटरी है कि हर कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट एंड पीएनएल जो इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस की है वो आपको बनानी पड़ती है। तो आपसे पूछा गया है बताइए विच वन इज एप्लीकेबल फॉर मेकिंग आउट ए बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट। तो जब आप बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट ऑब्वियसली ये पढ़ते हैं हम सेक्शन 381 में पढ़ते हैं, और ये हमें बनाना पड़ता है in accordance with schedule 3. So that means this is option number B is the correct answer. The reason is section 381. Next question,
कहता बताइए कितने समय के अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी, जो कि हम 384 में पढ़ के आते हैं। 60 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल ईयर, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। यहां पे आपको 60 दिन भी लिखा है एंड द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी दे रखा है। केस सिनारियो 2 है, ये बड़ी अच्छी बात है, आपने बना के दिया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के ऊपर, और ये उसके सेक्शन नंबर 3, 4 एंड 6 से रिलेटेड ये हमसे एमसीक्यू पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि पहला पैरा है, मोहित मुंबई से आईआईटी किया है और ये एमएस करना चाहते हैं अमेरिका से, और इन्हें स्कॉलरशिप भी अमेरिकन कंपनी से मिल गई है, विद द कंडीशन ये कि इन्हें अमेरिका में 3 साल काम करना पड़ेगा उसके बाद। दरअसल इनके पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी, तो आप जानते हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप हिंदुस्तान के बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हैं, और हॉस्पिटैलिटी के लिए भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कहता है इनका टेन्योर सिर्फ 6 महीने का रह गया क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टी जिसके मेंबर है इन्हें मना कर दिया है कि वो इनको टिकट नहीं देंगे आने वाले चुनाव के लिए, लेकिन फिलहाल तो देखिए ये मेंबर है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्लान किया है कि वो चुनाव के लिए खड़े होंगे इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, जिसका मतलब है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में। इनके कुछ कनेक्शंस हैं देश के बाहर, और इन्होंने अपने बेटे मोहित को कांटेक्ट किया कि आप हिंदुस्तान के बाहर से मेरे लिए चुनावों के लिए पैसे इकट्ठा करें। इनकी एक बहन भी है, अमेरिका में रहती है, भाई दूज का ओकेजन था तो भाई की बजाय बहन ने वहां से इनके लिए $1000 भेजे। तो हम क्लियरली पढ़ते हैं कि रिलेटिव अगर आपको पैसे देता है बाहर से तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक मॉनेटरी लिमिट है 1 लाख से ऊपर वाली जो है, जिसमें हमें बताना पड़ता है सरकार को। अगला पैरा कहता है कि श्यामलाल जो है खुद एक ऑफिशियल विजिट, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तभी ऑफिशियल विजिट होगा, वो बाहर जाते हैं, उनको हॉस्पिटैलिटी ऑफर की जाती है, फ्री ट्रेवलिंग एंड स्टे दिया जाता है। तो बस एज आई सेड गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने पड़ते हैं आपको सेक्शन 6 में। पहला प्रश्न है, मोहित जो उनका बेटा है बाहर से फंड्स इकट्ठे कर रहा है और भारत में भेज रहा है, क्या ये परमिटेड है? बिल्कुल नहीं परमिटेड। सेक्शन 3 में हम क्लियर पढ़ के आते हैं, चुनावों के लिए जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है या आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैं, इन दोनों स्थितियां आपके किसमें, तो 6 महीने रह भी गए हैं, आने वाले चुनाव के लिए खड़ा होना है, तो ये अलाउड नहीं है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी से कि ये क्या है, प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट प्रश्न, इनकी जो बहन है और उन्होंने क्या किया, $1000 भेज दिए थे, तो ऑब्वियसली हम यही पढ़ते हैं सेक्शन 4 में कि भाई अलाउड है क्योंकि आप रिलेटिव बनते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां बन जाती है, रिलेटिव से परमिटेड है, क्योंकि सेक्शन 3 की जो प्रोहिबिशन है 4 में एक्सेप्शंस में आ जाता है। अब हॉस्पिटैलिटी जो आपने बाहर ली है, क्या ये परमिटेड है? तो एज ए सेड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है सेक्शन 6 के मुताबिक, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आपको कहीं ऑप्शन में नजर नहीं आएगा, लेकिन लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे भी देखते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में भी देखते हैं कि प्रायर परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको लेनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बेटर कौन सी है, प्रायर परमिशन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हम सेक्शन 6 में पढ़ते हैं। इसके बाद इंडिपेंडेंट एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। तो इंडिपेंडेंट एमसीक्यू में देखिए कहता है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ, कुछ आपने कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं किया और फ्रॉड था, इसलिए आपको बुक्स रीस्टेट करनी पड़ी। कहता बाद में पता चलता है मिस्टर कुमार जो कि एमडी हैं रिटायर हो चुके हैं, जबकि वो उनको एक्सेस रेम्यूनरेशन दे दिया गया 5 लाख रुपए का। कहता क्या ये रिकवरेबल है या नहीं? हम 199 में क्लियरली पढ़ते हैं, अगर रिकास्ट की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास्ट या प्रेजेंट जो भी आपका मैनेजरियल पर्सनल वगैरह है, आप उनसे रिकवरी डेफिनेटली आप ले सकते हैं, तो इसलिए आप ये इनसे रिकवर कर सकते हैं। शेल बी रिकवर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ रिटायरमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहां नजर आ रही है, थैंक्स टू सेक्शन 199। तो 199 में हम पढ़ते हैं, ये रीजन यहां पे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दे रखा है, राइट। अगला क्वेश्चन अच्छा है, मैंने स्टार भी लगा के दिया, ध्यान रखिएगा, ये है रेजिडेंट डायरेक्टर के ऊपर। तो कहता है जी आपके 3 डायरेक्टर हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी में 3 चाहिए भी होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये लेकिन बार बार विदेश में जाते रहते हैं। वन ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज, कम से कम एक डायरेक्टर मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ऑब्वियसली हम जानते हैं 182 डेज। तो टू रेकन एज रेजिडेंट डायरेक्टर फाइनेंशियल ईयर 21-22 बताया,
तो 182 डेज की वो ध्यान दीजिए, वो लिमिट जो होती है वो फाइनेंशियल ईयर में दिखनी होती है 21-22 में, ना कि पिछले साल में, क्योंकि सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 में क्लियरली लिखा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल नहीं लिखा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इसलिए यहां गलती ना हो। इसलिए बेस्ट आंसर क्या है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, क्योंकि आप गलती कर सकते हैं 20-21 पिछला लेके, प्रीवियस नहीं लेना। ऑप्शन नंबर डी, गुड क्वेश्चन, दैट्स व्हाई स्टार पुट। अगला प्रश्न आता है, कहता एग्रीगेट पैसा हमने क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड वर्कमैन का 16 लाख देना है और सिक्योर्ड क्रेडिटर की सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड एसेट है 4 लाख। ऑब्वियसली 326 के अंदर हम ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट बाइंडिंग अपने पढ़ते हैं कि ये पेरी पैसे होंगे, इक्वल प्रायोरिटी। स्वाभाविक है इनके ड्यू 16 लाख है, एसेट है 4 लाख का, तो 4 लाख 16 लाख का कितना हुआ 25%, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 326। अगला है रजिस्टर्ड वैल्यूड से संबंधित देखिए पूछा गया है, तो स्वाभाविक है हम कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 17 पढ़ते हैं, सेक्शन 247 पढ़ते हैं, तो वहां कोई रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई कूलिंग पीरियड एज सच मुझे तो नहीं नजर आता कहीं पे, राइट। तो मेरे हिसाब से तो ये था कि इस तरह का कोई पीरियड 247 में या रूल्स में नहीं बताया गया, लेकिन अब आईसीआई का अगर हम आंसर यहां देखते हैं, उन्होंने ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो ये एक पर्सन चेन वाला क्वेश्चन यहां पे कह सकते हैं। इसके बाद कहता आप लिस्टेड कंपनी है और बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना होता है रेशियो ऑफ रेम्युनरेशन किसका, ईच डायरेक्टर टू द मीडियन एम्प्लॉइज रेम्युनरेशन, जो कि हम सेक्शन नंबर 197 रेड विद रूल नंबर 5 के अंदर देखिए पढ़ के आते हैं। तो ये मीडियन इज द ऑप्शन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और 197 का ये सब सेक्शन 12 है रेड विद रूल नंबर 5। इसके बाद सेबी रेगुलेशन पे 2 प्रश्न है। कहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है लिस्टेड कंपनी के, तो उसमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं, तो पूछता है बताइए ऑप्टिमम लिमिट नॉन एग्जीक्यूटिव शेल बी, तो कम से कम हमें 50% चाहिए होता है, नॉट लेस देन 50%, ये रेगुलेशन 17 कहती है। अगले में है कहता बताइए समय जिसमें लिस्टेड एंटिटी को क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की करनी है आरएससी को। देखिए पहले इसका आंसर हुआ करता था 15 दिन, तो यहां क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूट की आरटीपी देखते हैं वह अमेंडमेंट भी है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से काट के यहां 21 दिन कर दिया, क्योंकि अब ये टाइम पीरियड 21 दिन हो गया। पहले वर्ड होता था 15 दिन फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर, अब है फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, रेगुलेशन नंबर 27। कहता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी अंडर कंपनीज एक्ट इज अपॉइंटेड बाय ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 454 में, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। देन सेक्रेटेरियल ऑडिटर ऑब्वियसली सेक्शन 204 में हम पढ़ के आते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक सीएस होना चाहिए, मेंबर ऑफ आईसीआई होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो यही है मेंबर ऑफ आईसीआई होल्डिंग सीओपी, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 204। कहता ये एक स्टार क्वेश्चन रहेगा। वन ऑफ द डायरेक्टर, दरअसल आप नागपुर में रहते हैं लेकिन आपने एड्रेस जो रिकॉर्ड करवा रखा है कंपनी के पास एंड इन में वो मुंबई में है, और देखिए डायरेक्टर को जैसे हम बोर्ड मीटिंग का नोटिस वगैरह देते हैं तो कहां देते हैं, जो उसने एड्रेस रिकॉर्ड करवाया हुआ कंपनी के पास, लेकिन ये भाई साहब आप चाहते हैं कि इनका एड्रेस वो नागपुर वाला वहां पे भेजा जाए, राइट। तो कहता है बताइए कहां भेजेंगे, ऑब्वियसली जो आपने कंपनी के पास रिकॉर्ड करवा रखा है, सो ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्ड कौन सा करवा रखा है, मुंबई का, और ये हम पढ़ते होते हैं सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 के अंदर जब हम देते हैं नोटिस ऑफ मीटिंग। अगला सिंपल प्रश्न पूछा बताइए पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने, देखिए मेंबर होते हैं 7 एज पर सेक्शन 3 और डायरेक्टर होते हैं 3 एज पर सेक्शन 149, ऑप्शन नंबर सी। 2 सेक्शन है इसलिए लिखा नहीं, नॉर्मल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। देखिए मेरे को सीधा सीधा ये ऑप्शन नजर भी आती है जो हम रूल नंबर 3 में क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं उसकी क्लॉज नंबर जे के अंदर आता है कि अगर आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है सेक्शन 271 ऑफ जे ऑफ इनकम टैक्स के अंदर, ये होती कोई फॉल्स स्टेटमेंट वगैरह आपने दी है, राइट, तो उसमें आप अपॉइंट नहीं हो सकते, उसमें कूलिंग पीरियड 5 साल का टाइम पीरियड वगैरह भी होता है। अब डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, पहला प्रश्न, अनुसुया एक पॉलिटिकल पर्सन है, वो चेयरपर्सन है निगर निगम में, रिसेंटली वो ब्राइब लेते हुए पकड़ी जाती हैं और
एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा पकड़ी जाती हैं, चार्जशीट फाइल होती है कॉम्पिटेंट कोर्ट में। देखिए चार्जशीट फाइल होने का मतलब ये नहीं कि आप कॉन्विक्ट हो गए हैं, इसे कहते हैं सब जुडिस मैटर, जिसका मतलब है कोर्ट में अभी मैटर चल रहा है, लिखा भी है सब जुडिस है। और ये कंपनी है, लिस्टेड है, 15 डायरेक्टर है, उसमें एक वुमेन डायरेक्टर रिजाइन कर गई है और डेट दे रखी है 30 जून को। तो आप जानते हैं वुमेन डायरेक्टर हमें लानी पड़ती है 3 महीने में या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिचएवर इज लेटर। कहते हैं ये इंटरमीडिएट वैकेंसी आती है टू बी फिल्ड एंड द नेम ऑफ अनुसुया वॉज प्लेस्ड, वो जो जिनके ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो का केस डला। तो हम 164 में पढ़ते हैं डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन, कि अगर वो कन्विक्ट हुआ हो, जेल में गया हो 6 महीने के लिए, फिलहाल ये तो जेल में गई नहीं है, बन सकती है। 3 इंडिपेंडेंट है लिस्टेड कंपनी में। देखिए हमें 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होता है, 15 डायरेक्टर है। कहता देयर आर 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी पहली बात तो इंक्रीज करना चाहती है अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 से 17। 15 की लिमिट हम 149 में पढ़ते हैं, 15 से बढ़ाने एसआर चाहिए होता है। बोर्ड मीटिंग 17 सितंबर को होती है टू कंसिडर द फॉलोइंग एजेंडास। पहली बात कि अनुसुया को वुमेन डायरेक्टर बनाया जाए, 15 से 17 किया जाए, और अनुसुया का कोई पेक्यूनरी मतलब फाइनेंशियल रिलेशन नहीं है कंपनी के साथ या प्रमोटर के साथ, तो क्यों ना उसको इंडिपेंडेंट कम वुमेन डायरेक्टर बना दिया जाए। दोनों कंप्लायंसेस हो जाएंगे। और कहीं ऐसा नहीं लिखा कंपनीज एक्ट में कि महिला अलग चाहिए इंडिपेंडेंट अलग चाहिए। तो अगर महिला इंडिपेंडेंट का भी कंडीशन कंप्लायंस कर देती है 149(6) में, दोनों का काम आपका सस्ते में निपट जाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेकिन इस प्रपोजल को अपोज करें, ये ठीक नहीं होगा, जबकि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये पूछा गया है समय बताइए, जो मैंने आपको पहले बता दिया, और 15 से 17 करने एसआर मैंने बता दिया। क्या इसे बोर्ड में ले सकते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल पर्सन भी है, देखिए, और उसके ऊपर केस भी है, तो अभी कोई डिस्क्वालिफिकेशन 164 की तो बनी नहीं है। और कम से कम एक महिला डायरेक्टर हमें स्वाभाविक है चाहिए होती है लिस्टेड कंपनी में, वो तो चाहिए है। और अगर ये इंडिपेंडेंट का भी काम करते तो ऑब्वियसली वो दोनों का सिस्टम चल जाएगा। सो यही आंसर्स हैं। देखिए कि पहली बात वैकेंसी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 महीने व्हिचएवर इज लेटर। देन एसआर से आप 15 से 17 कर सकते हैं। देन 164 में हम ये जरूर पढ़ते हैं कि आप नहीं अपॉइंट हो पाएंगे अगर आप कॉन्विक्ट कर दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस के लिए, और कम से कम आप 6 महीने के लिए जेल जाते हैं, और जेल से बाहर आने के ऊपर एक कूलिंग पीरियड है 5 साल तक। लेकिन अगर आप जेल में चले गए 7 साल के लिए तो अपॉइंट नहीं हो सकते। ऐसा कुछ तो यहां था नहीं, तो आप अपॉइंट हो जाएंगे। या फिर हम ये भी डिस्क्वालिफिकेशन में पढ़ते हैं कि कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया या ट्राइब्यूनल ने आपको डिस्क्वालीफाई किया, ऐसा भी कुछ यहां नजर नहीं आता। इसलिए सब जुडिस मैटर है, इसलिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। हाँ, एक चीज जरूर है, हम एनआरसी 178 यहां कोट कर सकते हैं, जहां हम कहते हैं कि वो उसका काम होता है एक फॉर्मूला एक तय करना, किस तरह के डायरेक्टर चाहिए, क्या उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज हो, ये वो अगर कुछ अपना बनाते हैं इस तरह से क्राइटेरिया, तो आप कह सकते हैं कि मोहतरमा के ऊपर करप्शन के केस है, इन्हें ना लिया जाए, वो एक अलग बात है। तो उसको भी आप साथ में कोट कर सकते हैं। तो ये एक व्यू जो इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में दिया, बढ़िया है। देर आफ्टर तो जैसे हम पढ़ते हैं कि लिस्टेड कंपनी में हमें 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होते हैं, तो वही जो मैंने कहा वुमेन और इंडिपेंडेंट दोनों का पर्पस आप सर्व कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये कुछ फिगर्स हैं जो ऑडिट की गई हैं कंपनी की, और यहाँ पे देखिए एक तरह से कह लीजिए लायबिलिटी साइड की डिटेल है ये, लेकिन ये डिटेल किसकी है? अगर आप बोर्ड से देखते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स हैं, ये कंपनी का आपको डेट नजर आ रहा है। और क्वेश्चन है आपका, ये कंपनी क्या करना चाहती है? फर्दर बोरिंग करना चाहती है 50 लाख रुपए के लिए, लेकिन जनरल मीटिंग में ऐसा नहीं पास करना चाहती। हाँ, तो नेचुरल आंसर हो गया 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी पे कि आपको एसआर चाहिए होता। वो एसआर की लिमिट क्या होती है? जब हम कहते हैं जो अमाउंट आपने बोरो कर लिया है प्लस जो आपने अभी करना है, दोनों को ऐड कीजिए, वो मोर देन अगर हो किससे? पीयूसी, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो अगर आप ध्यान दें, पीयूसी ये रहा, फ्री रिजर्व है ये, सिक्योरिटी प्रीमियम में रिवॉल्यूशन रिजर्व नहीं लेते, 175 हो गया। बोरोड प्लस येट टू बी बोरोड, देखिए बोरोड में स्वाभाविक है ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग आ जाएगी, शॉर्ट टर्म हम इसके अंदर नहीं लिया करते हैं। लेकिन अगर कोई टेम्परेरी लोन वगैरह आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया है, उसे हम ले लेते हैं, वरना हम एक्सक्लूड करते हैं, तो इसे भी लिया जाएगा। तो ये 150 लाख हुआ।
ये हो गया अमाउंट बोरोड। और आप कितना करना चाहते हैं? 50 और करना चाहते हैं, 200 मोर देन 175 हो गया। सब आपको यहाँ पे एसआर पास करना होगा, लेकिन एक दूसरे अंदाज में देखें, क्योंकि ये 175 है, ये 150 है, इन दोनों का डिफरेंस अगर 25 लाख तक बिना एसआर के भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दो चीजें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो हमसे आंसर पूछा गया तो हम ये कहेंगे साहब यहाँ पे एसआर आपको चाहिए होगा, वरना वो वैलिड नहीं रहेगा, राइट। तो एंड में आप देख सकते हैं 25 लाख तक यही लिखा है, विदाउट अप्रूवल हो जाएगा, लेकिन अंत में 50 लाख चाहिए। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और पूछा गया था, कहता बताइए क्या आंसर होगा अगर आप प्राइवेट कंपनी है। देखिए प्राइवेट कंपनी में ये सेक्शन लगता नहीं, जिसका मतलब हो गया ये सेक्शन 180 है ही पब्लिक कंपनी के लिए। तो दैट मीन्स आपको एसआर की यहां आवश्यकता नहीं है, यहां आपको क्या मिल जाती है? एग्जम्पशन मिल जाती है। अगला प्रश्न हमारा सेबी एक्ट के ऊपर आता है। कहता सेबी ने कुछ कार्रवाई शुरू करी है, सस्पेंड कर दिया आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक ट्रस्ट का, बिजनेस ट्रस्ट है, क्योंकि आपने डिफॉल्ट किए हैं, और इसलिए आपने एप्लीकेशन सेटलमेंट के लिए सेबी के पास यहां पे फाइल करी है। कहता पहली बात तो ये बता दीजिए सस्पेंड होने के क्या परिणाम होंगे, क्या सेबी सस्पेंड कर भी सकती है, और क्या आपके पास राइट है कि आप ये सेटलमेंट के लिए कार्रवाई कर सकें। दोनों चीजें हम कर सकते हैं। देखिए सेक्शन 12 में हम क्लियरली पढ़ते हैं कि जहां सेबी ने आपको कोई परमिशन, लाइसेंस वगैरह दिया है काम करने के लिए, राइट, तो आपको उनका कंप्लायंस करना पड़ता है, उनको रेगुलेशंस उनकी फॉलो करनी पड़ती हैं। यहां पे आपको सस्पेंड किया गया है क्योंकि आपने उस तरह से काम नहीं किया था, तो ऑब्वियसली वो सेबी की पावर है। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में पावर आती है, वो सस्पेंड कर सकता है। हाँ, सस्पेंड करेंगे तो आपको एक ROH जरूर मिलेगी, जिसका मतलब होता है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो इसलिए सस्पेंड कर सकते हैं या नहीं, तो हम कहेंगे अगर ये ROH दिया गया है आप सस्पेंड कर सकते हैं। और 15 JB में कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्रवाई अगर की जाती है, चाहे वो सेक्शन 11 से रिलेटेड हो, B से, D से, या देखिए 12(3) से रिलेटेड ही, और नंबर 5 15I से रिलेटेड हो, तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए। और यहां पे सेबी क्या देखेगी? नेचर, ग्रेविटी, जो भी डिफॉल्ट है आपका, उसके हिसाब से आपके ऊपर एक फाइन वगैरह लगा दिया जाएगा। तो एक कुछ पैसा पे कीजिए और ऑब्वियसली ये सेटलमेंट कर दी जाएगी, तो आपके पास 100% राइट है, आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन PPIRP के ऊपर है। देखिए आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2021 से PPIRP का कंसेप्ट आया है, चैप्टर 3 इंसर्ट हुआ है पार्ट 2 के अंदर IBC में, फ्रॉम सेक्शन 54A से लेके P तक। कहते हैं 7 में से 4 डायरेक्टर मेजॉरिटी हो गया, क्योंकि हम 54A में पढ़ते हैं, एक डिक्लेरेशन देनी होती है मेजॉरिटी डायरेक्टर्स के द्वारा। मेजॉरिटी यहां बन रही है, 23 जून को उन्होंने डिक्लेरेशन दी है कि हम PPIRP इनिशिएट करेंगे, और स्वाभाविक है हम पढ़ते हैं 90 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। मिस्टर अशोक जायसवाल एक RP अपॉइंट होते हैं, जो कि डिक्लेरेशन में नाम लिखना होता है, दे भी रखा है, लेकिन ये कंपनी ने देखिए नहीं फाइल करी है एप्लीकेशन PPIRP के लिए। कहता बाय 21 सितंबर, अगर यहां तक दिन आप काउंट करेंगे तो परफेक्ट 90 दिन बनते हैं, तो आप दे सकते थे, लेकिन आपने फाइल नहीं करी है। पूछा गया है क्या डायरेक्टर्स सही है अपने डिक्लेरेशन देने में? ये तो सही नजर आ रहे हैं। क्या अशोक जो कि RP हैं उनका कार्यकाल सीज हो जाएगा? देखिए ऑब्वियसली उनका कार्यकाल सीज हो जाता है जब आप एप्लीकेशन दे देते हैं या एप्लीकेशन एडमिट या रिजेक्ट हो जाए। कहता क्या आंसर होगा अगर आपने एप्लीकेशन टाइम पे दे दी है लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई है, तभी देखिए इनका कार्यकाल क्या होगा, RP का समाप्त हो जाएगा। तो पहली बात 54A के अंदर हम 8 कंडीशन पढ़ते हैं, उसके अंदर ये क्लॉज नंबर 8 आती है कि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स या LLP है तो मेजॉरिटी पार्टनर्स को डिक्लेरेशन देनी होती है कि भैया हम एप्लीकेशन दे देंगे ज्यादा से ज्यादा 90 दिन के भीतर। मंशा डिफ्रॉड करने की नहीं है क्रेडिटर को, और हमने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम प्रपोज कर दिया है। तो इसलिए 4 ने दिया 7 में से, ये बिल्कुल सही है, और ये 90 दिन का टाइम पीरियड भी यहां परफेक्टली बन रहा था, तो सारा यहां पे आपकी तरफ से कंप्लायंस है, तो ये वैलिड डिक्लेरेशन है। दूसरी बात थी कि RP की ड्यूटीज कब सीज हो जाती है, 54B में पढ़ते हैं, या तो आप एप्लीकेशन ना दीजिए या एडमिट वो रिजेक्ट हो जाए, राइट। अगला प्रश्न कहता है इस पब्लिक कंपनी ने ये CA साहब को रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, जो कि 3 मई को इन्होंने वैल्यूएशन कर दी इतने रेम्यूनरेशन के साथ।
लेकिन बाद में कहता है, पता चलता है कि उनके ऊपर पेनल्टी लगी है इनकम टैक्स एक्ट में इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए, और जिसके लिए उन्होंने अपील फाइल भी कर दी है अपीलेट ट्राइब्यूनल में। लेकिन अपीलेट ट्राइब्यूनल ने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया वो अपील और अपना ऑर्डर दे दिया। तो दैट मीन्स आप यहां पे कन्विक्ट हो जाते हैं और इसलिए आप इनएलिजिबल हो जाते हैं, आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन पाएंगे। इसी के ऊपर हम इससे पहले एमसीक्यू भी देख के आए हैं। तो आपसे पूछा गया है क्या ये कोई लॉ का कॉन्ट्रावेंशन हुआ? बिल्कुल हुआ। सेकेंडली इसके परिणाम क्या होंगे? देखिए, कॉन्ट्रावेंशन के बाद भी बावजूद आप अपॉइंट होते हैं, स्वाभाविक है, फाइन, डैमेजेस, यहाँ काफी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो पहली बात तो ये है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप कन्विक्ट हो गए हैं, तो क्योंकि यहाँ पे मेन ध्यान दीजिए, 5 साल का मैंने पहले बताया था कूलिंग पीरियड यहां रहता है, आप अपॉइंट नहीं होंगे और वो 5 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं और अब आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 50,000 रुपए की। और अगर आपकी डिफ्रॉड करने की मंशा है कंपनी या मेंबर्स को, तो देखिए जेल 1 साल का भी लग सकता है एंड 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन और रेम्यूनरेशन भी रिफंड करेंगे और डैमेजेस भी आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ये फेमा एक्ट का है, बट ये सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, इससे पहले मैं आरटीपी एमटीपी 1 करवा चुका हूं, तो वहीं का कॉपी पेस्ट सेम क्वेश्चन है, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो देखिए इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। देयर आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट ने केस स्टार्ट किया है एमडी के ऊपर कि इन्होंने डैमेज किया है टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री मिसमैनेजमेंट करते हुए, और ट्राइब्यूनल ने इनके खिलाफ एक ऑर्डर पास कर दिया 20 जून 2021 को कि ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है। तो आपको दिख गया है ये चैप्टर नंबर, स्वाभाविक है आपका 16 में से ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के ऊपर है, 20 जून को ऑर्डर आ गया आपके खिलाफ। तो ऐसे में हम ये कहते हैं कोई प्रीमेच्योर निकाल दिया जाए, कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलता और 5 साल का एक कूलिंग पीरियड डलता है, आप अपॉइंट भी नहीं हो सकते अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलडी की परमिशन से वो कुछ समय क्या कर दे आपके लिए, कम कर दे। तो मिस्टर सूरज को साफ लिखा है अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है, लेकिन वो कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं अर्ली टर्मिनेशन का। और आप ध्यान दीजिए इस समय को 2021 से यहाँ 25 देखेंगे, अभी 5 साल नहीं हुए हैं। ये अपने आप को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी और कंपनी में अपॉइंट करना चाहते हैं, क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा? एज आई सेड नहीं मिलेगा। क्या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप बनेंगे? 5 साल का समय नहीं हुआ, बन सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी से पूछ के ये समय कम करते हैं। तो यही हम 242 में पढ़ के आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक एप्लीकेशन दे सकती है 241 में जो हम देखते हैं, और उसके ऊपर 242 में ट्राइब्यूनल अपना एक ऑर्डर पास कर सकता है कि आप फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है। और जब ऐसा साबित होता है 243 कहता है कि जनाब अब आप कोई संबंध नहीं रख सकते हैं किसी भी कंपनी के साथ आने वाले 5 समय के लिए। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे लीव का मतलब परमिशन ट्राइब्यूनल से पूछ के ये समय 5 साल से कम कर सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, नॉट विथ स्टैंडिंग नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज है, जिसका मतलब है कि आपको किसी भी सूरत में कॉम्पनसेशन तो नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, एक और पर्सन इसमें दिया गया था कि अगर वो बन जाते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो देखिए ये एक डिफॉल्ट है, तो यहां पे आपको पनिशमेंट जरूर होगी। और वो पनिशमेंट क्या है ये हम देखते हैं, फाइन लग सकता है 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम। अगला प्रश्न देखेंगे आप, अगेन आईबीसी के ऊपर है, बट ये सेम प्रश्न एमटीपी 1 में भी था, कॉपी पेस्ट है, पहले मैंने डिस्कस किया हुआ, यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगेन एमटीपी 1 में आया था, मनी लॉन्ड्रिंग का है, क्वेश्चन अच्छा था बट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, कुछ चेंज ही नहीं है। और अगला भी ये सेक्शन 186 के ऊपर है, ये भी एमटीपी 1 में था। तो देखिए एमटीपी में 2 में इंस्टीट्यूट ने कई क्वेश्चन तो ऐसे ही चेप दिए हैं, राइट। और अगला भी सेम एमटीपी का प्रश्न है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। और उसके बाद नेक्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग का सिर्फ इतना है कि यहां सिर्फ आदमी का नाम बदला उन्होंने, ऑल द फैक्ट्स आर सेम। सेम क्वेश्चन सेक्शन 5 में जहां हम अटैचमेंट के ऊपर पढ़ के आते हैं। सो अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस क्वेश्चन। देयर आफ्टर अगेन ये एक
सेबी रेगुलेशन के पर्सन के ऊपर है, सेम नाम सेम फैक्ट्स, अगेन एमटीपी का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, सो नो डिस्कशन प्लीज। एंड देन आर्बिट्रेशन एक्ट का भी देखिए इन्होंने सेम कॉपी पेस्ट एमटीपी 1 से, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहाँ के ये मेरी तरफ से डिस्कशन कंप्लीट होती है। कुछ एक चीजें मैंने कहा था एमसीक्यू में, 1-2 स्टार वाली चीजें थी, ध्यान रखिएगा। और ऑब्वियसली पेपर आपके सिर पे है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, गॉड ब्लेस।